सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज फिर बिहार में बक्सर से और उत्तर प्रदेश में झांसी से दो बहुत ही शर्मनाक घटनाएं सामने आई हैं। बहुत दुखदाई हैं, बहुत दारुण हैं। बक्सर में एक युवा स्त्री अपने बच्चे के साथ कुछ खरीदारी के लिए जा रही थी। शिकायत के अनुसार उसे अगवा कर लिया गया, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके बच्चे की दोनों को बांध के एक तालाब में डाल दिया गया, जिसमें उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। ये खबर एक आई है। इसमें दैनिक भास्कर में इस खबर को इस तरह से भी आया है कि अभी उस महिला के साथ बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। खैर, ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन ये शिकायत हुई है और उस बच्चे की मृत्यु हुई है, ये कन्फर्म है। महिला अस्पताल में है, ये भी कन्फर्म है। उसने मास रेप की शिकायत की है, ये भी कन्फर्म। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश में झांसी से है, जहां एक टेक्निक कॉलेज है। उसके पास एक बिल्कुल छोटी उम्र के बच्चे, 17-18 साल के, एक बच्ची और एक लड़का बैठ के बात कर रहे थे पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास। उस कॉलेज के हॉस्टल से 10-15 बच्चों का, एक दूसरे लड़कों का एक जुलूस कह सकते हैं, या एक गिरोह आया और उन्होंने इन बच्चों को पकड़ लिया। जो मेल बच्चा था उसकी पिटाई विटाई की, उसको बांध दिया, और जो बच्ची थी उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले में एक आदमी को शायद पकड़ा गया है और अभी तक ऐसी खबर नहीं आई है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, ऐसे किसी मेडिकल रिपोर्ट ने बताया हो। तो ये दो शर्मनाक, दारुण और दुखद घटनाएं फिर से रिपोर्ट हुई हैं। टेलीविज़न चैनलों में थोड़ी बहुत आ रही हैं। बक्सर वाली खबर अभी दोपहर में ट्विटर उनके टिकर पर थी, सोशल मीडिया पर है, और उसमें जो दैनिक भास्कर की खबर है जिसमें बलात्कार की पुष्टि न होने का पुलिस का बयान है, वो भी है। आज ही एक जो हाथरस में कांड हुआ था, उसमें जो शिकायतकर्ता है, यानी उस बच्ची का परिवार जिसकी मृत्यु हो गई थी, जिसने मृत्यु पूर्व बलात्कार और हमले का बयान दिया था, उनकी हाई कोर्ट में पेशी हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका बयान दर्ज हुआ। तो एक तरह से उसमें एक कदम और बढ़ गया है। सीबीआई उसकी जांच शुरू कर चुकी है, ये उसकी स्थिति है। इन सारे तकलीफ दे वाक़यों पर और इनकी वजहों पर बात करें उससे पहले फिर आपसे अपील कर लें, सत्यहिंदी.com इस कार्यक्रम के बाद आपसे अनुरोध करता है कि आप हमारे लिंक पे जाएं, हमारी सदस्यता अभियान जो चल रहा है उसमें शामिल हों और हमारे साथ अपनी कदम ताल बढ़ाएं कि हम मीडिया में शुचिता की रक्षा के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसमें एक कदम आपके साथ हम भी चल सकें। इस प्रसंग पर हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और हमेशा कुछ न कुछ घट जाता है तो कार्यक्रम बन ही जाते हैं, बनते ही रहते हैं, बनना ही पड़ता है, उनको बनना ही चाहिए। जो बहुत सारे लोगों से की है, इस बार मैंने कुछ परिवर्तन उसमें किया। सोशल मीडिया पे एक्टिव बहुत सारे ऐसे स्वरों को, जिनको मैं भी पढ़ता हूँ, आप सब भी पढ़ते होंगे, और जिनमें मुझे लगता है वो युवा स्त्रियां हैं, जीवन में सुख दुख को देख रही हैं, इन घटनाओं को देख रही हैं और बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त करती हैं, क्योंकि हम उस चीज़ को उनकी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते। वो उसे हमसे बहुत बेहतर जानती है, क्योंकि वो अपने जीवन में उसको भोगती है। हम उसे पढ़ लिख के या उनका लिखा या उनका कहा सुन के कुछ जानते हैं, तो उनसे ही सुनिए। कनुप्रिया एक ऐसा ही नाम है और सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर मेरे सर्किल में मित्र भी हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत सारे उनकी पोस्ट मैंने शेयर की हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो समझती हो इसको, मुझसे बेहतर आप इसकी एंकर हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। तो सुनिए उनको, ध्यान से सुनिए, धैर्य से सुनिए, विस्तार से उन्होंने अपनी बात रखी है। मार्कंडेय काटजू जी ने कल एक बयान दिया था कि जो
लड़के हैं वो बेरोजगार हो गए हैं और उनके पास नौकरी नहीं है, उनकी शादी नहीं हो रही है, और इसके कारण से जो है, और उनके अंदर नेचुरल सेक्सुअल अर्जेस होती हैं, तो इसके कारण से जो है वो इस तरह के हीनियस क्राइम्स करते हैं। ठीक है, एक तो ये बयान है। एक आदित्य योगी जी के सामने ही एक बयान जो है वो हिंदू युवा वाहिनी ने दिया था कि एक एक्टिविस्ट ने दिया था कि हम जो है वो मुस्लिम महिलाओं को उनके कब्र से निकाल के उनका बलात्कार करेंगे। इसी तरीके से एक और बयान है जो मुलायम सिंह जी ने दिया था 2014 के गैंगरेप के बाद। उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं। ऐसे ही कई सारे पॉलिटिकल लोगों के बयान हैं, उनसे हम कुछ एक चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि या एक हमारी जो सरकार है, जिन वीर सावरकर साहब को वो भारत रत्न देना चाहती है, उन्होंने रेप को एक पॉलिटिकल रिलीजियस टूल कहा था। तो अब यदि हम इन सारे बयानों को देखते हुए जाएं तो वो एक तरह की मानसिकता को दिखाते हैं। पहली तो ये कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को एक्चुअली रेप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेप के मामले में वो बहुत मतलब एजेंडे के हिसाब से वो लोग चलते हैं, सेलेक्टिवली चलते हैं। बेसिकली विमेन के प्रति जो हिंसा है, उसके प्रति जिस तरह की सेंसिटिविटी है, वो आपको बहुत कम पॉलिटिकल फिगर्स के अंदर वो आपको दिखाई देगी। या तो वो रिलीजियस अपना मतलब विद्वेष के लिए या जो सांप्रदायिक एजेंडे के तहत, या तो वो एक टूल है, या आपकी जो जातीय स्थापना है, जैसे इस मामले में हम देख रहे हैं, हाथरस वाले मामले में देख रहे हैं कि बेसिकली वो एक टूल की तरह ही काम में आई है। और यहाँ पर जो टूल है वो ये कि भाई आपकी जाति का वर्चस्व आपको स्थापित करना है, तो अगेन वो एक टूल है। तीसरी बात, यदि हम मार्कंडे काटजू जी के बयान से देखें तो वो ये कहते हैं कि सेक्सुअल अर्जेस जो हैं वो आदमी की हैं, यानी कि जो स्त्री है वो एक हवा है जो आदम के मनोरंजन के लिए पैदा हुई है, ना तो उसकी अपनी कोई इच्छा है, ना उसकी अपनी कोई नीड्स है। अब यदि हम सोसाइटी में देखें तो हम आदमी की नीड्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। हमारे पूरा जो प्रोस्टिट्यूशन जो पूरा सिस्टम है, इसका मतलब ये हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है कि मेन की नीड्स हैं। ठीक है, उसी तरफ उसकी गलतियों को भी एक्सेप्ट करती है, यानी कि आदमियों से गलतियां हो जाया करती हैं। दूसरी तरफ जो विमेन हैं, उनके ना तो इच्छाओं को एक्सेप्ट किया जाता है और ना उनकी नीड्स को एक्सेप्ट किया जाता है। अब आप एक देखिए कि एक तरफ एक पलड़े की इच्छाएं भी एक्सेप्टेड हैं, नीड्स भी एक्सेप्टेड हैं, गलतियां भी एक्सेप्टेड हैं, और दूसरी तरफ को इच्छा भी एक्सेप्टेड नहीं है, नीड्स भी एक्सेप्टेड नहीं है, और गलतियां तो बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। तो इसका मतलब हमारी सोसाइटी बल के प्रयोग को तो स्वतः ही स्वीकार कर रही है, क्योंकि म्यूचुअल कॉन्सेंट तो खत्म ही हो गया। अब आप काटजू जी के बयान से देखिए तो इसका मतलब लड़के की यदि शादी नहीं हो रही तो आप मैरिटल रेप की तो बात ही नहीं कर सकते। यानी शादी करोगे तो, यानी कि म्यूचुअल कॉन्सेंट ना तो शादी के भीतर है ना शादी के बाहर है। तो इसका मतलब हमने एक तरीके से बल के प्रयोग को तो एक्सेप्ट कर ही रखा है। अब हम सोसाइटी में भी यदि देखें तो क्या हमको वाकई रेप से प्रॉब्लम है? यदि किसी संभ्रांत प्रोफेशनल मीडियम क्लास पढ़ी लिखी अपर मीडियम क्लास बड़े परिवार से, उच्च वर्ग से यदि किसी महिला का रेप हो जाता है तो हमको बहुत दुख होता है। यदि किसी गरीब का रेप हो जाता है तो हम उसको इतना ज़्यादा देखते सोचते नहीं हैं। सवर्ण क्लास के साथ हो जाएगा तो रिएक्शंस बहुत तेज़ आएंगे। यदि दलित क्लास से होगा तो हल्ला मचाना पड़ेगा, तब जाके हल्ला मचेगा। इसी तरीके से एज भी है, इस एज के नीचे ना हो, उस एज के ऊपर ना हो। फिर मीडियम एज के अंदर हो तो चरित्रवान के साथ नहीं हो, जिसके 4-5 बॉयफ्रेंड हैं, जो पहले से रिलेशनशिप में रह चुकी है, माने जिसका ऑलरेडी चरित्र जो है वो गड़बड़ है, तो उसके साथ हो तो भी चलेगा। तो इसका मतलब रेप के
खुद रेप के खिलाफ जो है वो हमारी कॉन्शियंस ना तो पॉलिटिकल कॉन्शियंस है ना सोशल कॉन्शियंस है। अब उसमें भी ये हो गया है कि जब तक बलात्कार तक हमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, हमको बुरा तब लगना शुरू होता है कि बलात्कार के बाद क्या हुआ, क्या उसे मार दिया, क्या उसकी जीभ काट दी, क्या उसके साथ और कोई क्रूरता दिखाई है। यदि और कोई क्रूरता नहीं दिखाई है तब भी हम ये सोचते हैं कि चलो इतना ही करके छोड़ दिया तो भी ठीक है। यानी कि रेप को हम एक सोशल नॉर्म की तरह जो है वो एक्सेप्ट तो कर ही रहे हैं। ये मुद्दा इतना विशाल है और इसके इतने आयाम हैं कि किसी एक कार्यक्रम में या किसी एक बहस में वो कभी कोई नहीं समेट सकता। ये तो अनवरत है और ये अनवरत इसमें परिवर्तन की गुंजाइश बनी रहती है। पल्लवी प्रसाद की एक रिपोर्ट है जनवरी की, वो एनसीआरबी के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर है। उसमें मुझे कुछ चीज़ें ऐसी मिली कि उसका उल्लेख करना जरूरी है। उन्होंने अध्ययन करके बताया कि निर्भया कांड में जो कानून बना और उसमें जो फांसी की सज़ा रखी गई, उसका क्या सचमुच कोई असर पड़ा हमारे समाज में। हम जानते हैं कि उस कांड के आरोपियों को फांसी भी दे दी गई है। उसमें लोग कहते हैं कि देर हुई। पिछली मेरी बहस में एक महिला वक्ता ने कहा था कि चूंकि उसमें देर हुई इसलिए उसका वो असर नहीं हुआ। ये एक तर्क है, लेकिन उन्होंने एक अच्छा तर्क रखा है। उनका कहना है कि दरअसल समस्या बिल्कुल दूसरी है और ये समस्या और बढ़ गई है। और इसको कहने वाले ये कहते हैं चूंकि अब अपराधी ये जानने लगे हैं कि जीवित गवाही और चूंकि बलात्कार में भी उनको फांसी की सज़ा हो सकती है, तो वो बलात्कार कम हत्या कर देना चाहते हैं गवाह मिटाने के लिए, और बहुत ही क्रूर तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं। ऐसा उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार कहा, जिसके अनुसार 2017 में जितने मामले आए थे उससे ज़्यादा मामले 2018 में आ गए, जिसमें बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी विक्टिम्स की। तो ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है। स्वेडल में ये स्टोरी आई थी। दूसरा उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया और वो सबको हम सब जानते ही हर केस में हम देखते हैं। उन्होंने केस लिया दिसंबर 31 का था 2019 का। एक दलित औरत गुजरात में मोदासा एक जगह है, वहाँ वो लटकी हुई पाई गई पेड़ से, उसके गले में फंदा था। जांच वाच हुई तो फिर उसमें पाया गया कि वो गैंग रेप और मर्डर का मामला था। एफआईआर लिखाने में 4-5 दिन लग गए परिवार को। 3-4 उसमें पॉइंट्स थे। दलित थी, समाज में हमने उसे सबसे आखिर में कर दिया है। स्त्री थी, युवा थी, गरीब थी। तो ये सारे कारण हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों के साथ होते हैं, तो ज़्यादातर मामलों में फिर उनमें देर लगती है। तो ये उन्होंने स्वेडल में रिपोर्ट है, द स्वेडल में एक पोर्टल है, उसमें रिपोर्ट है और ये बहुत विस्तार से बताती है कि इस कानून के बनने के बावजूद मामले बलात्कार और हत्या के बढ़े। 2018 का एनसीआरबी का आंकड़ा तो यही बताता है। अब हम एक दूसरे हस्ताक्षर से बात करेंगे, महिलाओं में ही, और आपको सुनवाते हैं कि देखिए इस प्रसंग में उनकी क्या राय है। तो सुनिए, विभावरी को सुनिए अब आप। हेलो दोस्तों, अभी कुछ ही देर पहले फेसबुक स्क्रॉल करते हुए मैंने एक तस्वीर देखी जो विराट कोहली और करमन कौर की है, और उसमें कोशिश करके विराट के कद को करमन कौर के कद से ऊंचा दिखाया गया है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ विराट और करमन की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये हमारी उस सामाजिक मानसिकता की भी तस्वीर है जो अनिवार्य तौर पर ये मानती रही है कि एक महिला का सामाजिक कद एक पुरुष से कमतर होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो उसे कर दिया जाना चाहिए। ये भी बहुत अजीब बात है कि ये तस्वीर एक ऐसे समय में आई है जबकि 2 दिन पहले हाथरस में हुई घटना से पूरा देश स्तब्ध है। जिस तरीके से एक बच्ची का बर्बरतापूर्वक गैंग रेप किया गया, उसे इस स्थिति में लाया गया कि वो अपनी जान गंवा बैठी, और इस पूरी प्रक्रिया में जो व्यवस्था रही, जो पुलिस रही, उसकी जो भूमिका रही वो बेहद डिस्टर्बिंग है, बहुत ख़तरनाक है। उसके शव को रातों रात जला दिया गया, उसके घर वालों को उसे अंतिम बार देखने की इजाज़त नहीं दी गई। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो पेट्रियार्की है वो एक ऐसी अवधारणा है जो कि न सिर्फ शुद्धतावाद
बल्कि वर्चस्ववाद के साथ आती है। और उन तमाम अवधारणाओं को जब वो ऑपरेट करती है तो उन तमाम अवधारणाओं को अपने साथ लेकर आती है जो उसके उद्देश्यों को सफल बनाने में मददगार हो सके। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति पेट्रियार्कल है तो वो सांप्रदायिक भी होगा, वो अनिवार्य तौर पर जातिवादी होगा और वो मिसोजिनिक होगा, वो महिला विरोधी होगा। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप अगर महिला के खिलाफ हो रहे अपराधों के इतिहास को उठाकर देखें तो जब जब बलात्कार की घटनाओं में जाति का एंगल जुड़ा है, बर्बरता की जो सीमाएं हैं वो ख़त्म हो गई हैं। इस केस में भी आपने ऐसे ही देखा, भवरी देवी का केस रहा हो या फूलन देवी का केस रहा हो, ऐसे तमाम केसेस में आप निर्भया, हालांकि अगर जाति के एंगल से आप देखेंगे तो वो एक्सेप्शन है, लेकिन बावजूद उसके क्योंकि वो महिला है, आफ्टर ऑल जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं उसमें वो महिला है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी महिला के खिलाफ जो है अपराध की जो इंतहा है वो जाति से तय होती है, लेकिन जाति का एंगल जब जब जुड़ता है तो वो कहीं ना कहीं उस नफ़रत या उस शुद्धतावादी जो एक प्रतिकार है भीतर हमारा सो कॉल्ड जो ईगो है उसको कहीं एक ऐसी ऊंचाई पे लेके जाता है कि वो तमाम सीमाएं पार हो जाती हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि समाज के बतौर हम फेल रहे हैं। हमने अपनी बेटियों के लिए ऐसा स्पेस नहीं बनाया और अपने जो व्यवस्था है उस पर उस तरीके का दबाव हम नहीं बना पाए कि ऐसा सेफ माहौल हम दे पाएँ। तो मुझे लगता है कि इन तमाम बातों का विरोध होना चाहिए। आपको उन चीज़ों के लिए, अपने हकों के लिए, अपने नागरिक हकों के लिए, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए आगे आना पड़ेगा और उन पेट्रियार्कल मान्यताओं के ख़िलाफ़ बोलना पड़ेगा जो कि हमें कहीं ना कहीं हमारी बेटियों के लिए सही माहौल न बना पाने में मददगार साबित हो रही हैं। विभावरी ने जाति का जो सवाल है, एक तो ये तो जेंडर का सवाल है, स्त्री और पुरुष के बीच रिश्ते के संतुलन का जो संघर्ष है, कब्जे की जो लड़ाई है, वो मूल सवाल है। लेकिन उसमें जाति का भी सवाल जब जुड़ जाता है तो वो आग में घी का काम करता है। विभावरी ने इस मुद्दे को उठाया। इसमें जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उस पर काम करने वाली पूजा प्रियंवदा ने भी अच्छी बात कही, उनको भी सुनिए। मेरा ख्याल है इस कार्यक्रम को संपूर्णता देने के लिए उनकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। सुनिए पूजा प्रियंवदा को। बलात्कार के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है, बहुत सारी बारीकियां हैं जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम इतिहास में देखें तो बलात्कार को हमेशा से ही एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो हमलावर हो, चाहे युद्धों में हो। तो बलात्कार फिर सेक्स नहीं है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बलात्कार हिंसा है जिसमें सेक्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एनसीआरबी के अभी के डेटा के हिसाब से रोज़ भारत में 87 रेप रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि 15 से 18 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है। और ये सिर्फ वो हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, जो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं उनकी तो हमारे पास संख्या भी नहीं है। और मैरिटल रेप जो विवाह में बलात्कार है उसके लिए तो हमारे पास कानून भी नहीं है। तो जब हम बलात्कार की बात करते हैं, हमें हमारे समाज में जो व्याप्त मानसिकता है सेक्सुअल क्राइम को लेकर, बलात्कार को इज्जत से जोड़ने को लेकर, और ऐसे क्राइम्स में, ऐसी हिंसा में अक्सर जाति या धर्म का क्या रोल है उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है जिसमें 2016 में भी सरकार ने कुछ अमेंडमेंट की हैं, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसे क्राइम्स में अक्सर जाति या धर्म का जो समीकरण है वो बहुत एक ज़रूरी फैक्टर होता है। और कई जगह तो जो जाति है या धर्म है वही बलात्कार या यौनिक हिंसा का कारण होता है, का मूल कारण ही जाति या धर्म होता है। तो इसलिए हम इसको हटा नहीं सकते परिप्रेक्ष्य से। दूसरा, अगर हम आंकड़ों को देखें, हर बार जब कोई बलात्कार की घटना होती है तो प्रोटेस्ट होते हैं, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस कैंपेन्स चलती हैं
और उसके बाद एक ही आवाज में सब बोलने लगते हैं इनको फांसी दे दो, इनको गोली मार दो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पूरे विश्व से जो शोध है वो ये दिखाता है कि फांसी देने से या इस तरह की सजा देने से बलात्कार कम नहीं होते। अगर हमें यौनिक हिस्सा को कम करना है तो हमें त्वरित सजा मिलनी चाहिए। जैसे कि निर्भया कांड 2012 में निर्भया के साथ बलात्कार हुआ, दिसंबर में 2013 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और ये सजा उन्हें 7 साल बाद मिली। ये सजा तुरंत मिलनी चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे पुलिस को, हमारी कानून को, हमारे कोर्ट्स को, हमारे मीडिया को बलात्कार के प्रति और महिलाओं के प्रति उनकी जो भाषा है उसको सुधारना चाहिए और बलात्कार को समझना चाहिए एक सोशियो इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल फिनोमेना की तरह। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।